Midnight Shadows. रात के सन्नाटे में घर के अंदर कोई चल रहा था। फर्श पर पड़ते कदमों की आवाज इतनी हल्की थी कि नींद और जागने के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर धीरे चल रहा हो ताकि उसकी मौजूदगी महसूस हो, लेकिन पकड़ी न जा सके। कमरे के एक कोने में एक छोटा बच्चा अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमे से उसका नाम लिया हो। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वही आवाज दोबारा आई तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। जब उसने ऊपर देखा तो छत से लंबे उलझे हुए बाल धीरे धीरे झूल रहे थे। बाल ऐसे हिल रहे थे जैसे हवा से नहीं, बल्कि किसी के शरीर से जुड़े हों। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल होने लगा, जैसे किसी ने चुपचाप ऑक्सीजन खींच ली हो। और तभी बहुत पास से एक औरत की आवाज आई, प्यास लगी है? उस पल बच्चे को समझ आ गया कि ये आवाज इंसान की नहीं है, क्योंकि सामने खड़े चेहरे और आईने में दिख रहे चेहरे के बीच कोई मेल नहीं था। आईने में जो मुस्कान थी वो ज्यादा चौड़ी थी, ज्यादा गहरी थी और बहुत ज्यादा भूखी लग रही थी। अगर आपको अंधेरे की ऐसी कहानियां पसंद है जो अचानक डराने के बजाय धीरे धीरे आपकी सांसों के पास आ जाएं, तो आप सुन रहे हैं मिडनाइट शैडोज। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी बैंगलोर के बाहरी इलाके में बनी एक हाउसिंग सोसाइटी की है। एक ऐसी सोसाइटी जहां बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था। चौड़ी सड़कें, बंद गेट और शाम के समय खिड़कियों से आती टीवी की आवाजें। सुबह लिफ्ट में पड़ोसियों की हल्की बातचीत, शाम को बालकनी से आती प्रेशर कुकर की सीटी और रात में हर घर के अंदर अपने अपने डर। इसी सोसाइटी के तीसरे फ्लोर पर रहता था रोहन देशमुख। रोहन अपनी पत्नी मीरा और 6 साल के बेटे कबीर के साथ रहता था। रोहन की जिंदगी बिल्कुल सीधी थी। सुबह ऑफिस, शाम घर और बीच में रोज की थकान। मीरा घर संभालती थी। उसे सफाई और खाना ज्यादातर खुद करना पड़ता था। पूरी सोसाइटी में लगभग हर घर में काम वाली आती थी, लेकिन उनके घर में पिछले कई हफ्तों से कोई नहीं आ रहा था। मीरा ने कई बार पूछा, हर बार एक ही जवाब मिला, आज नहीं आ पाएगी, कल भेज देंगे। धीरे धीरे मीरा के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। उसे लगने लगा था कि बात सिर्फ काम वाली की नहीं है। उसे याद आया कि पिछले कुछ हफ्तों से सोसाइटी में चीजें अजीब थीं। लिफ्ट कभी अपने आप रुक जाती थी, कॉरिडोर की लाइट बिना वजह ब्लिंक करने लगती थी। एक रात वॉचमैन ने कैजुअली कहा था कि उसने सीढ़ियों में किसी औरत को खड़ा देखा, लेकिन पास जाकर देखने पर वहां कोई नहीं था। रात को जब रोहन सो जाता, मीरा देर तक छत की तरफ देखती रहती। किचन से कभी कभी बर्तनों के टकराने की आवाज आती, जबकि वहां कोई नहीं होता। एक बार उसने टैप अपने आप खुलते देखा। उसने खुद को समझाया कि यह सब नॉर्मल है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। एक शाम रोहन ने कहा, मैंने गुप्ता होम सर्विसेज में बात कर ली है, आज या कल कोई ना कोई आ ही जाएगी। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन ने दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी, मध्यम उम्र, साधारण साड़ी और चेहरे पर अजीब सी स्थिरता। न ज्यादा मुस्कान, न कोई घबराहट। मेरा नाम सावित्री है, उसने कहा, मुझे काम पर भेजा गया है। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें किसी तरह की झिझक नहीं थी। मीरा ने सवाल किए, कहाँ रहती हो, कितने सालों से काम कर रही हो? सावित्री ने बस इतना कहा, 10 साल। मीरा ने टेस्ट के लिए राजमा चावल बनाने को कहा। सावित्री किचन में चली गई। उसके कदमों की आवाज फर्श पर ठीक से पड़ ही नहीं रही थी, जैसे वो चल नहीं रही हो, बल्कि फिसल रही हो। खाना बनकर आया, स्वाद बेहतरीन था। बिना ज्यादा सोचे रोहन ने उसे उसी दिन काम पर रख लिया। मीरा ने कहा, इतनी दूर से रोज आना मुश्किल होगा, तुम यहीं रह जाओ। सावित्री ने सिर हिलाया, मैं यहीं रह लूंगी। रात होते ही घर में अजीब सी ठंडक फैल गई, ऐसी ठंड जो एसी से नहीं आती। उसी रात घर की पुरानी काम वाली किरण अपना सामान लेने आई। वो सीधे उस कमरे में गई जो अब सावित्री का था। अंदर पीली रोशनी जल रही थी। सावित्री आईने के सामने खड़ी थी, अपने बाल सुलझाते हुए।
लेकिन आईने में दिख रहा चेहरा इंसान का नहीं था। लाल आंखें, सूखी चमड़ी और बाहर निकले हुए दांत। वो चेहरा किरण की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। किरण की चीख पूरे घर में गूंज गई। जब सब पहुंचे, सावित्री का चेहरा बिल्कुल सामान्य था। किरण की बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। उसी रात उसे घर से निकाल दिया गया। किरण के जाने के बाद मीरा के भीतर एक अजीब अपराध बोध भर गया। उसे लगा शायद उसने जल्दबाजी में गलती कर दी। कई रातों तक उसे लगता रहा कि आईने में रिफ्लेक्शन थोड़ा देर से हिल रहा है। उस रात किरण घर से निकली थी, लेकिन उसका डर उसके साथ चल रहा था। सड़क सुनसान थी। स्ट्रीट लाइटें एक एक करके बंद हो रही थीं। अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी उसके कान के पास वही आवाज आई, तुमने मुझे देख लिया था। किरण ने ऊपर देखा। पेड़ से सावित्री उल्टी लटकी हुई थी। लाल आंखें सीधे उस पर जमी थीं। अगले ही पल उसका शरीर जमीन से ऊपर उठा। सुबह उसकी लाश मिली, गर्दन मुड़ी हुई, आंखें खुली। सावित्री अब ज्यादातर चुप रहती थी, बिना आवाज किए काम करती, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी लगती थी। कई बार मीरा को लगता कोई पीछे खड़ा है। मुड़ने पर सावित्री वहीं होती। अगले दिन टेरेस पर एक काली बिल्ली की लाश मिली, ऐसी हालत में जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। रोहन का शक अब डर में बदल चुका था। उसी रात रोहन को नींद नहीं आई। छत पर चलती हवा उसे उसी टेरेस की याद दिला रही थी, जहां सालों पहले उसने एक गलती की थी। रात के खाने पर सावित्री चुपचाप खड़ी थी। तुमने खाना नहीं खाया? मीरा ने पूछा। मुझे भूख नहीं है, सावित्री बोली। अगली सुबह रोहन ऑफिस चला गया। घर में मीरा और कबीर सावित्री के साथ अकेले रह गए। दोपहर में कबीर ने पानी मांगा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर छत से वही उलझे हुए बाल धीरे धीरे नीचे लटकते दिखे। हवा अचानक ठंडी हो गई। कबीर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। बाल तेजी से नीचे आए। अब सावित्री इंसान जैसी नहीं थी। उसने कबीर के पैर पकड़ लिए। पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। कबीर चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। कुछ ही पलों में कमरा पूरी तरह शांत हो गया। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा रह गया। मीरा लौटी तो भर असहज रूप से शांत था। कबीर के कमरे में उसे सब समझ आ गया। पीछे से आवाज आई, अब उसे प्यास नहीं लगेगी। मीरा मुड़ी, सावित्री नहीं थी। उसका शरीर जकड़ गया। हड्डियों के चटकने की आवाज आई और फिर सब शांत। उधर रोहन एजेंसी पहुंचा। जवाब मिला, हमने आपके घर किसी को नहीं भेजा। जब रोहन घर लौटा, दरवाजा सावित्री ने खोला। इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पहचाना? मेरा असली नाम अनैया है। 10 साल पहले उसी टेरेस पर रोहन ने उसे धक्का दिया था। मैं माफी के लिए नहीं आई, अनैया बोली। मैं हिसाब पूरा करने आई हूं। अनैया आगे बढ़ी। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उस रात में अकेली नहीं मरी थी। रोहन पीछे हटा। उसका पैर फिसला। अनैया ने उसका गला पकड़ लिया, बिना जल्दी, और सब खत्म हो गया। अगली सुबह घर खाली था। पुलिस आई, सवाल हुए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। समय के साथ लोग उस घर के बारे में बात कम करने लगे, लेकिन बच्चे आज भी पूछते हैं कि रात में उस घर में लाइट्स क्यों जलती है। और शायद यही वजह है कि उस सोसाइटी में सब कुछ चलता रहता है, लेकिन तीसरे फ्लोर का वो घर अब भी खाली है, क्योंकि कुछ जगहें बदली नहीं जाती, उन्हें बस छोड़ दिया जाता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो अचानक डराने के बजाय धीरे धीरे अंदर बैठ जाएं, तो कमेंट में बताइए, क्या आप उस घर में रात गुजार पाते? और मिडनाइट शैडोज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास ही हो।